स्ट्रक्चर ऑफ रूट, और वो भी कौन सी स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं रूट की। इससे पहले हम स्टेम एंड लीव्स की स्ट्रक्चर के बारे में जान चुके हैं। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि आप उनके डाइकोट और मोनोकोट का आप जो है अंतर करके लाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से करके लाए होंगे आप, ये लास्ट में देखेंगे। अभी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, तो इसमें सबसे पहले हम डाइकोट रूट की स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे। अगर डाइकोट रूट की स्ट्रक्चर आप बनाते हो, चलिए मैं फुल पेपर पे ही बनाता हूँ उसे। ये आपको जब भी आप कोई भी डायग्राम बनाओ ना, तो पहले आउटलाइन बनाएगा। ठीक है, और यहाँ फिर सेंटर के अंदर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स और बनानी है। ये डायग्राम्स में पहले से भी बना के रख सकता था, लेकिन आपका अभ्यास हो जाए, आपको बनाने का थोड़ा तरीका पता चल जाए, इसलिए मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ इसे। देखिए, वही चीजें हैं। सबसे जो बाहरी जो लाइनिंग होगी वो किसकी होगी, एपिडर्मिस की। इसमें ध्यान रखना, इसमें आपको क्यूटिकल नहीं बनानी है। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद जो आता है वो क्या आता है, कोर्टेक्स। ठीक, फिर जो है वो एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल। अब देखिए, चलो यहां से एपिडर्मिस बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से आप एपिडर्मिस बनाते हैं, और वहीं जो है जब आप इसका रूट हेयर्स बनाओगे, यहां देखने वाली बात यह है कि ये सिंगल सेल्ड होते हैं। इससे पहले आपने स्टेम में देखे थे तो मल्टी सेलुलर हेयर्स थे। फिर वही कोर्टेक्स आपको बनाना है। देखिए, मैं वैसे ग्रीन कलर चूज कर रहा हूं, लेकिन यहां ग्रीन कलर की सेल्स होती नहीं है। हाँ, बुक के अंदर कैसा है, ग्रीन है, लेकिन ग्रीन कलर की सेल्स नहीं होती हैं, ये बिल्कुल वाइट से कलर की दिखती हैं सेल्स। क्योंकि रूट्स का फंक्शन क्या है, कोई फोटोसिंथेसिस करना तो है नहीं, तो इसीलिए इनके अंदर जो है वो ग्रीन कलर नहीं पाया जाता है। हो सकता है कुछ रूट्स जो एरियल पार्ट में पाई जाती हो उनमें ऐसा मिल भी सकता है। अब यहां पर हम बना रहे हैं एंडोडर्मिस। ये हो गई एंडोडर्मिस।
एंडोडर्मिस के सेंटर में आपको जो चीज़ बनानी है वो एक विशेष स्ट्रक्चर यहाँ पे पाई जाती है। ये आपको इस तरीके से पट्टी का एक लाइन बनानी है जिसका नाम है कैस्पेरियन स्ट्रिप, और ये बनाना जरूरी है। इस तरीके से आपको बनानी है कैस्पेरियन स्ट्रिप। एंडोडर्मिस के बाद नेक्स्ट जो लेयर आती है वो पेरिसाइकिल। ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, चाहे स्टेम हो या रूट हो, ऑलमोस्ट यही सीक्वेंस होता है डाइकोट स्टेम और रूट के अंदर। यहाँ पर आपको जो है जाइलम बनाने होंगे, जाइलम और फ्लोएम दोनों। ये आप वेसल्स बना सकते हैं। ये जाइलम की दूसरी सेल्स आप बना सकते हैं। ये फ्लोएम की सेल्स हैं। ये हमने टिश्यूज़ में पढ़ा हुआ है पहले ही कि जाइलम में किस प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं और फ्लोएम में किस प्रकार की पाई जाती हैं। 4-5 प्रकार की सेल्स होती हैं। ये हमने टिश्यूज़ में पढ़ा था ना, इसलिए इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। देखिए डायग्राम में थोड़ा हो सकता है साइज में फर्क हो, बाकी सेल्स ऑलमोस्ट एक ही साइज की होती हैं ज़्यादातर। इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। डायग्राम बनाते समय थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन नेचर की कलाकारी में कोई डिफरेंस नहीं है। इस तरीके से ये आप पूरा फिलअप इसे कर सकते हैं। अब इसके जो नाम है मैं अभी लिख देता हूं। बाकी एपिडर्मिस के बाद ये जो आई है ये सॉरी कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, और उसके बाद ये जो है सर्कल वो है पेरिसाइकिल का। ये है प्राइमरी फ्लोएम, और ये है प्राइमरी जाइलम। ये जो दिख रहा है ये है पिथ, और एंडोडर्मिस के बीच में जो ये मैंने एक पट्टी सी बनाई है ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है। इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए अब एक बार बोर्ड पे देखिए सभी लोग। सबसे
हाँ, ये भी बताएंगे। ये सबसे जो बाहर वाली जो लेयर है वो है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के ऊपर कोई क्यूटिकल जैसी स्ट्रक्चर आपको नहीं बनानी है। और एपिडर्मिस के जो एपिडर्मल हेयर्स आप बना रहे हैं, जिसको आप हिंदी में मूल रोम कहते हो, तो वो जो है वो एपिडर्मल हेयर सिंगल सेल वाले बनाने हैं। यहाँ पर आपको बीच में सेप्टा नहीं बनाना। उसके बाद है कोर्टेक्स, और कोर्टेक्स के बाद है एंडोडर्मिस। कोर्टेक्स में जस्ट सिंपल पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, और एंडोडर्मिस में क्या है, एक स्पेशल जो स्ट्रिप है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। और एंडोडर्मिस के बाद है पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के बाद सारा भरा हुआ है पित्त से, और पित्त के बीच में जो है इस तरीके से जाइलम है। तीन भी हो सकते हैं, थोड़ा और भी हो सकते हैं ज़्यादा, लेकिन मोस्टली 3 पाए जाते हैं। और ये जो है ये फ्लोएम है। तो ये पैचेस में है। इससे पहले आपने जो स्टेम देखा था, स्टेम में देखिए आपने क्या देखा था। स्टेम में आपने जो वेस्कुलर बंडल्स देखे थे वो कुछ इस तरीके के देखे थे कि बीच में तो था कैम्बियम, यहाँ जाइलम और यहाँ फ्लोएम, ऐसा था। ऐसे वेस्कुलर बंडल्स को कोलेट्रल बंडल्स बोलते हैं। फ्लोएम और जाइलम के अरेंजमेंट को हम समझ रहे हैं, यहाँ रख दीजिए। फ्लोएम और जाइलम के अरेंजमेंट को हम समझ रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक साथ पाए जाते हैं, बीच में कैम्बियम है, इसको समझना ध्यान से, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। बीच में कैम्बियम है, ये जो अरेंजमेंट है ये कोलेट्रल टाइप है, और कोलेट्रल में भी कैम्बियम है तो ये ओपन टाइप है। अगर कैम्बियम नहीं है तो क्लोज टाइप बोलेंगे। ये आपके नीट में क्वेश्चंस आते हैं कुछ इस तरीके के। तो ओपन टाइप का मतलब समझिए, ओपन का मतलब खुला है, और खुले का मतलब ये जब ये ग्रोथ करता है तो ग्रोथ के लिए खुला है, ये मान के चलिए। और सेकेंडरी ग्रोथ कब होती है, जब यहाँ पर कैम्बियम होती है तभी। अगर कैम्बियम नहीं होगी तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए ऐसे वेस्कुलर बंडल्स जहां पर कैम्बियम एब्सेंट है वो क्लोज टाइप वेस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ये जो वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट है, यहाँ तो देखिए जाइलम अलग है, फ्लोएम अलग है, दोनों एक साथ हैं ही नहीं। ऐसे वेस्कुलर बंडल्स का जो अरेंजमेंट कहलाएगा वो कहलाएगा रेडियल। रेडियल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, presence of radial type of vascular bundles is a characteristic feature of root। जड़ों का ये मुख्य लक्षण है कि उसमें रेडियल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसमें दूसरी जो खास बात ये है कि यहाँ पे देखिए इसका जो नुकीला भाग है वो बाहर की तरफ, परिधि की तरफ डायरेक्टेड है। तो ये कौन सा जाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है, और ये मेटाजाइलम है। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोटोजाइलम इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ है। और स्टेम में ये बिल्कुल उल्टा था ना, भाई प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ था, यहाँ प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है। जहां प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो ऐसे वेस्कुलर बंडल्स क्या कहलाते हैं, एक्सार्च, जो कि बाहर की तरफ डायरेक्टेड है। और जो स्टेम के अंदर थे वो अंदर की तरफ थे ना डायरेक्टेड, उनको क्या कहेंगे, एंडार्च। ये भी याद रखना है। ये कौन से टाइप के हैं। अब इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स की बात करो तो 2-3 टर्म आपको इस्तेमाल करने होंगे। वेस्कुलर बंडल्स कैसे हैं, इसमें रेडियल टाइप है, ठीक है, अल्टरनेटिवली अरेंज्ड है, जाइलम एंड फ्लोएम, एक बार जाइलम फ्लोएम इस तरीके से। और क्या है, ये एक्सार्च है। और वैसे कैम्बियम जनरली इसमें वैसे नहीं पाई जाती है, लेकिन कब बनती है वो मैं आपको भी बताने वाला हूं। अब थोड़ा कैस्पेरियन स्ट्रिप का भी बता दें। आप इसकी कल्पना ऐसे कीजिए कि ये एक पाइप है, जड़ क्या है, पूरा पाइप है, और उसके अंदर ये अलग अलग लेयर्स हैं। एक पाइप है, उसके अंदर छोटा पाइप डाल दिया, वो क्या है, एंडोडर्मिस है। इतना मान सकते हो, ठीक है। जब हम सेक्शन काटेंगे पाइप विद इन पाइप, तो बाहर वाला पाइप तो ऐसा आएगा जो एपिडर्मिस वाली लेयर है, अंदर वाला पाइप ऐसा आएगा जो कि किसका है, एंडोडर्मिस। अब अंदर वाला पाइप बना हुआ किसका है, अगर ऐसे देखो कि ये अंदर वाला पाइप है, ये कुछ कोशिकाओं का बना होगा इस तरीके से, जिस तरीके से कुएं की चिनाई होती है ना ईंटों से, आप वैसा मान लीजिए, वैसा स्ट्रक्चर है।
तो उसमें कुआं अगर पानी का ऐसे भरा हुआ है तो उसमें से लीकेज को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, सीमेंट लगाएंगे उसमें, ठीक है। और इवन आप ऐसा करेंगे कि ये जो ईंटें आप लगा रहे हैं, ईंटों के बीच में भी खूब सारा सीमेंट लगा के आप उसको सील करेंगे ताकि बीच में भी कोई स्पेस ना रह जाए। तो यहाँ की अगर हम एक एंडोडर्मल सेल की कल्पना करें तो आप उसको ऐसे मान सकते हैं कि वो एक, जैसे आपने इरेजर देखा है ना, ये इस तरीके का इरेजर है और इरेजर के ऊपर एक रबर बैंड चढ़ा दो तो वो क्या है, एक सेल आ जाएगी एंडोडर्मिस की, और उसके ऊपर जो रबर बैंड चढ़ा हुआ है वो क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप है। तो जब आप ऐसी स्ट्रक्चर्स को एक के साथ एक अरेंज करते हैं तो कैस्पेरियन स्ट्रिप भी बिल्कुल सीध में आएगी। अब बात ये उठती है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप का फंक्शन क्या है। कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या करती है, वाटर के लीकेज को रोकती है, क्योंकि पानी इसमें चढ़ रहा है और पानी बाहर जा सकता है, तो पानी को बाहर जाने से रोकने के लिए कैस्पेरियन स्ट्रिप काम करती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप बनी होती है सुबेरिन की, और वैसे कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति है वो बनी होती है सेलुलोज की। सुबेरिन जो है वो पानी के लिए इम्परमिएबल है, पानी के लिए वो उसको जाने के लिए जगह नहीं देता है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप के कारण सेल्स के बीच में से वाटर लीक नहीं हो सकता, इसलिए कैस्पेरियन स्ट्रिप यहाँ पर काफ़ी सॉलिड रूट्स के अंदर ये पाई जाती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप का फंक्शन समझ में आ गया। अब ये पूरी की पूरी एक तरीके से स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब पौधा तो बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। अब पौधा जब बड़ा हो रहा है तो बड़े होते हुए पौधे के लिए रूट भी बड़ी चाहिए, उसको वाटर सप्लाई के लिए रूट बड़ी चाहिए। तो उसको जो है ये कैसे उस बड़े होते हुए पौधे के साथ अपनी ग्रोथ को सिंक्रोनाइज करता है, तो उसके लिए रूट के अंदर भी कैसा होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो उस समय यहां पर बन जाती है कैम्बियम रिंग। देखो यहां पर ये किस तरीके से कैम्बियम बन जाता है। जब ये यहां अंदर की तरफ ज्यादा ग्रोथ करेगा, यहां और यहां, ये 3 पॉइंट्स पे ज्यादा ग्रोथ करता है, यहां कम करता है, तो कुछ ही समय बाद ऑलमोस्ट राउंड स्ट्रक्चर ले लेगा ना। ये अंदर यहां ज्यादा ग्रोथ कर रहा है तो ये तो जल्दी खिसक जाएगा यहां तक, इस तरीके से, ठीक है। तो फिर इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जाइलम बनते जाते हैं, अंदर की तरफ जाइलम बनते जाते हैं और बाहर की तरफ क्या बनते जाते हैं, फ्लोएम बनते जाते हैं, और ये बिल्कुल दब जाते हैं ऊपर की तरफ और ये अंदर की तरफ दब जाते हैं। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ इसके अंदर होती है। सेकेंडरी ग्रोथ आपके वैसे टॉपिक हटाया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए उसका। तो इतना समझ में आया। अब बात उठती है मोनोकोट रूट की। मोनोकोट रूट में और इसमें क्या फर्क होगा। एक बात ध्यान रखना, मोनोकोट रूट के अंदर और मोनोकोट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है तो उसके अंदर वेस्कुलर बंडल वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा, क्योंकि इसका तो ये होता है कि ये डेवलप कर लेता है आगे ग्रोथ के साथ। तो मोनोकोट रूट के अंदर वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा, यानी जो नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स है ना, जब नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स की हम बात करते हैं एक मोनोकोट रूट के अंदर, केवल वेस्कुलर बंडल वाला पार्ट ही बना रहा हूं, तो उसमें देखिए इस तरीके से जाइलम पाया जाता है, ठीक है, और यहां ये क्या पाए जाएंगे, फ्लोएम। अब आप इसमें और उसमें क्या अंतर देख रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस ज्यादा हैं, सेकेंडरी ग्रोथ इसमें होगी नहीं। अच्छा, जब ये वाला पार्ट बड़ा होगा तो कोर्टेक्स वाले पार्ट को तो कम जगह मिलेगी, इसीलिए मोनोकोट और डाइकोट रूट के अंदर एक बड़ा अंतर यह भी होता है कि जो इनकी प्राइमरी स्ट्रक्चर देखते हैं
तो डाइकोट रूट के अंदर क्या होता है, कोर्टेक्स वाला पार्ट जो है वो ज्यादा डेवलप्ड होता है, और ये जो पार्ट है ये कम डेवलप्ड होता है डाइकोट रूट के अंदर। लेकिन मोनोकोट रूट के अंदर बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि उसके अंदर ये वाला पोर्शन ज्यादा है तो ये ज्यादा डेवलप्ड होगा और ये कम डेवलप्ड होगा। थोड़े से कुछ ये ऐसे अंतर हैं जो गौर करना। सेकेंडरी ग्रोथ इसके अंदर होती नहीं है, बाकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सारी की सारी सिमिलर है, इसलिए अलग अलग से रखने की आवश्यकता आपको है। सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए कि मोनोकोट रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, नहीं होती है तो उसके अंदर पहले से ये व्यवस्था होती है कि नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो ज्यादा हैं, और जब वो ज्यादा होंगे तो वेस्कुलर बंडल वाला पार्ट ज्यादा डेवलप होगा और कोर्टेक्स वाला कम डेवलप हो जाएगा। ये तो बात हो गई मोनोकोट रूट की। डाइकोट रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ की व्यवस्था होती है। जब सेकेंडरी ग्रोथ की व्यवस्था होती है तो उसे ज्यादा डेवलप होने की जरूरत नहीं है एक बार, जब तक कि उसकी ग्रोथ ना हो, तो इसलिए उसमें कोर्टेक्स ज्यादा बड़ा आपको दिखाई देगा और जो स्टील है वो छोटा दिखाई देगा। ये कुछ थोड़े से बेसिक अंतर हैं, बाकी सेकेंडरी ग्रोथ वाला अंतर तो है ही। अब इसमें किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए मुझे। अगर आप रूट्स के सेक्शन देखेंगे ना, अब जैसे बड़ है या पीपल है, इसमें ऊपर से रूट्स नीचे आती रहती हैं, उनका सेक्शन देखेंगे तो भी आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगी। उसमें अगर आप थोड़ा यंग रूट का देखेंगे तो बिल्कुल ऐसी दिखेगी, और थोड़ा लेटर स्टेज के अंदर दिखेंगे तो आपको सेकेंडरी ग्रोथ उसमें दिखाई देगी। तो ये एक तरीके से मोनोकोट रूट की स्ट्रक्चर है, और इससे पीछे वाली ये जो स्ट्रक्चर है ये डाइकोट रूट। कोई कंफ्यूजन बेटा? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब रूट के अंदर मोनोकोट और डाइकोट के अंदर भी आप अंतर कर लेना। ये टॉपिक मैं आपको क्लियर समझूं?